मुनीर साहब, ये जो आपने पिछले दिनों ये जनवरी में मेरे ख्याल में कट किया था सारी जो तंजीमें हैं, तो ये आपका क्या ख्याल है कि ये सारी तंजीमें किसान के लिए सीरियसली काम कर रही हैं और आपके साथ इकट्ठे हो जाएंगी? इसमें से जो अलग-अलग जो तंजीमें हैं जिनके अपने मफादात हैं, वो कैसे आपके साथ बैठेंगी, क्यों बैठेंगी वो आपके साथ? देखिए जी, बात ये है कि कभी 100% कोशिश बंदे की कामयाब नहीं होती। हमने कोशिश की है, पहले भी करते रहे हैं, लाहौर भी हमने इकट्ठे करते रहे हैं तंजीमों को। तो ये जो कोशिश हमने की है ये है कि हम मैक्सिमम जो हम ख्याल लोग हैं उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं। उस हम ख्याल सिर्फ आप जैसे होंगे ना, जिनको कहीं से फंडिंग नहीं है, जिन जमातों को किसान के नाम से जो फंडिंग लेते हैं पेस्टिसाइड से या फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसमें फर्टिलाइजर कंपनी से, या वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के निगोशिएशन करके बेनिफिट्स लेते हैं, तो वो क्यों बैठेंगे आपके साथ? आप तो जेन्युइन किसान की बात करेंगे, उनके मफादात कुछ और हैं। देखिए बात ये है जो कि 4 एकड़ वाले थे अभी तो वो कई एकड़ पे बना गए हैं, उनके पास उनका स्टेटस आपको बेहतर पता है कि जी वो किधर से किधर स्टैंड कर गए। देखिए बात ये है कि आप मुझसे मैं ज़बरदस्ती बुलवाना नहीं, मैं तो सिर्फ एक इशू को डिस्कस कर रहा हूँ कि उस नहीं, इशू को आपका कैसे सवाल टैकल ऐसा करेंगे। आपका सवाल ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा जो मैं नहीं बातें करना चाह रहा, मुझे उस तरफ चलना। मैं सिर्फ आपकी मूवमेंट को क्लियर करना चाहता हूँ। मैं करता हूँ, लेकिन मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरे सामने 4 बदमाश खड़े हुए हैं, मैं कैसे फाइट करूँगा? मैं आज उसकी वजह आपको एक बता देता हूँ जी। ये चूँकि हम कैमरे के सामने बात कर रहे हैं, ये फार्मर भी देखेगा, ये इंडस्ट्री भी देखेगी, ये सारे लोग देखेंगे जी। ठीक है। मैं आज एक अपने फार्मर को पैगाम देना चाहता हूँ, मैं अपने एक फार्मर को पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके रहनुमा 100% आपकी वकालत क्यों नहीं कर सकते। मैं आज वो पहलू बताना चाहता हूँ। देखें, पेस्टिसाइड की एसोसिएशन है, वो नेशनल भी है और मल्टीनेशनल भी है। जो हमारी नेशनल पेस्टिसाइड एसोसिएशन है, जिसे हम पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन कहते हैं, वो हो या मेडिसिन कंपनियों की एसोसिएशन हो या टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन हो अपटमा, या कॉटन जिनर एसोसिएशन हो, सीड की भी है, सीड के एसोसिएशन भी है। मैं सबके नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये लोग अपने प्रोग्राम करने के लिए ये फंडिंग कहाँ से लेते हैं? ये सारे मेंबर इकट्ठे करते हैं ना। कभी ऐसा देखा आपने कि पेस्टिसाइड की जो कंपनियां हैं ये फंक्शन करने के लिए फार्मर के पास जा रही हो जी हमें चंदा दें, या वो सहाफ़ियों के पास आ रही हो कि जी हमें चंदा दें, या वो टेक्सटाइल मिल वालों के पास जा रही हैं जी हमें चंदा दें, हमने फंक्शन करना है? खुद पैसा इकट्ठा करते हैं ना। इसी तरीके से जितनी भी तंजीमें हैं वो अपनी मूवमेंट के लिए वो चंदा अपने मेंबरान से लेती हैं। ठीक है। अब मैं एग्जांपल इसलिए दी है कि ये मैं फार्मर को अपना मुखातब होकर बात कर रहा हूँ कि जो फार्मर तंजीमें हैं उनको फंडिंग कौन करता है? क्या फार्मर फंड देता है? अगर फार्मर फंड नहीं देगा तो उनका जो लीडर है वो मूव कैसे करेगा? फिर वो ये होगा कि या तो उसे शुगर मिल वाले अपना लेंगे, उसको सहूलत देंगे कि ये गाड़ी ले लो तो ये जनाब अला होटल के किराए ले लो और ये जनाब अला मूवमेंट के पैसे ले लो और हमारे लिए काम करो। अगर फिर वो मूव कर रहा है तो वो फिर फार्मर के लिए तो मूव नाम तो फार्मर का होगा, लेकिन मीटिंगों में जाके फिर उसे लिहाज करना पड़ेगा शुगर मिल एसोसिएशन का, क्योंकि फंडिंग उधर से आ रही है। अगर कोई फार्मर का रहनुमा या किसी तंजीम का सरबराह वो अगर जनाबेला पेस्टिसाइड वालों की फंडिंग पे चल रहा है तो फिर वो कमेटियों में जाके पेस्टिसाइड के मामलात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वो फार्मर के लिए बोलेगा तो सही, लेकिन साथ वो गुंजाइश रखेगा कि वो पेस्टिसाइड की जो एसोसिएशन है उसके मफादात का भी
ख्याल रखा जाए। मेरा यही था ना मुनीर साहब, आपसे सवाल यही था। हाँ जी। कि जी एक साइड पे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे से फंडिंग होती है, मुझे पेस्टिसाइड से भी पैसा मिलता है, मुझे जो है ना जी वो शुगर मिल वाला भी देता है, काटन वाला भी देता है, मुझे 5-5 लाख रुपया सारे दे देते हैं, मेरे पास आ जाता है 40 लाख रुपया। मेरी मूवमेंट डिफरेंट होगी। आपके पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना जी, आपने कहीं से फंडिंग नहीं लेनी। आपके पास तो किसान भी बैठा हुआ है, तो वो 5 हैं, वो कहते हैं कि जी हम तो 5-5 हज़ार ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। आपके पास है 50,000 रुपया, मेरे पास है 5 लाख रुपया, आप कैसे मेरा मुकाबला करेंगे? देखिए जी, मुकाबला, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुकाबला सारे तंजीमों के सरबराहान एक जैसा वैसे भी नहीं कर सकते। अगर फंडिंग हो भी सही ना भी हो, वैसे भी नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी जेब से फर्ज करें कि अपने किसी जज्बे के तहत कि जी मैंने ऑर्गेनाइजेशन अब बना ली है, तो अब ये मैंने चलना ही चलना है, तो मेरे वसाइल थोड़े हैं, मैं थोड़ी मूवमेंट कर लूंगा। आप साइकिल पे मूव कर रहे हैं जी, मैं फॉर्च्यूनर पे जा रहा हूँ, तो कैसे मुकाबला होगा? मूव नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ये आपकी बात ठीक है। मैं अगर 10 जगह पे मैं बुलाया जाता हूँ तो मैं 5 जगह पे जा पाऊंगा, मैं 5 जगह पे नहीं जा पाऊंगा, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो ये मूवमेंट मुतासर होती है। तो मैं कहता हूं कि ये फार्मर को चाहिए या फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो ऐसा एक सिस्टम बनाए कि वो ऐसे एलिमेंट से, देखिए फंडिंग आ जाती है और लेने में कोई मुजायका भी नहीं है। अगर आपका जो फोकस है एग्रीकल्चर की बेहतरी और किसान की बेहतरी, अगर वो आपकी फंडिंग से मुतासर नहीं हो रही तो फंडिंग लेने में कोई हर्ज नहीं है। वो फंडिंग करेगा क्यों? बहुत सारे मुखय्यर हजरात हैं, बहुत सारे मुखय्यर हजरात हैं जो आपको फेवर करते हैं। मुखय्यर हजरात में से देखें ना कि आप ये खर्ब उठा लें, आप लगारी बिरादरी उठा लें, इधर से आप मेलसी में चले जाएं, बिहाड़ी में चले जाएं, जो 30-30, 40-40 मुरब्बे वाला जिम्मेदार है वो तो आपके साथ खड़ा ही नहीं हुआ। नहीं खड़ा हुआ। देखिए मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि जो तंजीमें होती है ना, ये हमेशा कमज़ोर तबकों के लिए होती हैं। ये ताकतवर तबकों की जो तंजीमें होती है ना, उनके सरबराह भी ताकतवर होते हैं। ये जहाँ तबकाती तकसीम है और बड़ी वाज़ेह तकसीम है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जो आवाज़ बुलंद करता हूँ, मैं करता हूँ छोटे फार्मर के लिए। मैं बड़े फार्मर का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं बड़े फार्मर की इसलिए बात करूँगा, उसके फ़ायदे की, कि वो एग्रीकल्चर कर रहा है और वो प्रोडक्शन दे रहा है पाकिस्तान को, अच्छी बात है। मैं जहांगीर तरीन की फार्म की मैं खैर मांगूंगा, क्योंकि वो उसका फार्म गल्ला उगा रहा है, वो हमारे पाकिस्तान को दे रहा है, उसके मसाइल अच्छी बात है ना सर। लेकिन उसके मसाइल जो हैं वो मेरे फार्मर के मसाइल नहीं है, वो उसके मसाइल डिफरेंट है। नंबर 2, अब जो बड़ा फार्मर है जिसका 100 मुरब्बा है, 200 मुरब्बा है, ना उसके मसले छोटे फार्मर की तरह हैं और ना उसे हमारे जैसे रहनुमाओं की ज़रूरत है। अब जहांगीर तरीन को या सैयद फ़खार इमाम को तो मेरी ज़रूरत नहीं है ना। नहीं है। मैं तो उसकी आवाज़ हूँ। लेकिन उसमें से जो 10 एकड़ का है, जो 12 एकड़ का है, जो 20 एकड़ का है, जो 2 एकड़ का है। जैसे आप जज्बे के तहत इस फील्ड में आए हुए हैं, इसी तरीके से पूरे इस जनूबी पंजाब रीजन में डीजी खान, बहावलपुर, लिया, कोटद्दू, बड़े बड़े कुरैशी बैठे हुए हैं, गुरमानी हैं, खर हैं, सारे बड़े जिम्मेदार। इधर से बिहाड़ी, मेलसी चले जाएं, बहावलपुर साइड पे चले जाएं, शुजाबाद, जलालपुर, मुजफ्फरगढ़, सारे, तो कोई एक बड़ा जिम्मेदार नहीं हुआ जो आपके जज्बे के तहत है, यार मैं फार्मर हूँ और मेरे छोटा फार्मर का बड़ा जलील हो रहा है, बेचारा बड़ा रुल रहा है, तो मैं उसके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करूँ, मुनीर शाहीन साहब के प्लेटफॉर्म को, और हम मिल के बैठ के और इसको करेंगे। उसकी वॉइस में मतलब डिफरेंट पिच होगी, डिफरेंट पावर होगी। सर देखें, वो भी नहीं अटैच हो रहा आप लोगों के साथ। देखें, वो अटैच होगा भी नहीं, कोई एक भी नहीं है सर। सर बात दर्द दिल रखने वाला। सर तबकाती तकसीम है। वो जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, वो जागीरदार है, वो फार्मर नहीं है, वो किसान नहीं है जिसकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो जागीरदार है। और जागीरदाराना सोच आज तक अगर हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सका, या हमारे जो आम आदमी उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल सकी, या आम आदमी की बात नहीं सुनी जा सकी, तो उसकी वजह यही वो तबका है, यही वो जागीरदार है जो MNA भी है, जो MPA भी है, जो सेनेट में भी बैठा है और अपने इलाके में अपने गरीबों पे जुल्म भी करवाता है, पुलिस के ज़रिए नाजायज़ मुकदमे भी करवाता है। ये कौन करवाता है? अपने इलाके में वारदातें भी करवाता है। अपने इलाके में जनाब अला अपने मुखालफों को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का भी इस्तेमाल करता है।
जो गरीब पे तशद्दुद हो रहा है, आज जुल्म हो रहा है, जो लोगों की जनाब हकूक ज़मीनों पे कब्जे कौन करवा रहा है ये? इसको आप जागीरदार कहें, इसको आप किसान या फार्मर ना कहें। उसके तो फार्मिंग की तरफ तवज्जो ही नहीं है। जो एक दो दफ़ा MNA बन जाता है, सारी ज़िंदगी उसकी कमाने की ज़रूरत नहीं रहती। वो तो एक दफ़ा एक जमात से बिक के दूसरी जमात में चला जाए तो अरबों रुपये ले लेता है। उसको फार्मिंग की क्या ज़रूरत है? वो तो इतने पैसे तो हार्स ट्रेडिंग में कमा जाता है। तो वो जागीरदार है, आप उसको फार्मर से ना मिलाएं। फार्मर तो बेचारे के अगर 5 बच्चे हैं, आप देखें ना हो क्या रहा है। एक फार्मर है जी, आज से 20 साल 25 साल पहले का एक फार्मर है, उसके 2 मुरब्बे हैं, उसके 5-6 बच्चे हो गए। जब उसके बच्चे बालग हो गए तो ज़मीन उसकी तकसीम होनी है, वो तो आ गया एकड़ों पे, 2 मुरब्बे तो एकड़ों पे आ गया और छोटा फार्मर रह गया। अब बहुत सारे दोस्त अपना ये सवाल करते हैं कि जी इस बंदे की तो इतनी ज़मीन नहीं है तो ये फार्मर का रहनुमा कैसे हो गया? ये हमारे दोस्त करते हैं, वो ठीक कहते हैं। लेकिन एक फार्मर के 5-6 बच्चे हैं और ज़मीन है उसकी 15 एकड़। वो 15 एकड़ उसके 6 बच्चों को तो नहीं पाल रही। 2 मुरब्बे से एकड़ पे आया ना, जिसकी थी चंद एकड़ वो आगे चला गया, वो तो चला गया, 50 एकड़ पे चला गया। वो कैसे चला गया? वो तो चला गया। वो भी किसान रहनुमा ही बनता है ना। मैं वही बात नहीं, वो तो देखे ना एक साइड पे वो वाला है तो दूसरी साइड पे वो वाली एग्जांपल भी तो है ना सर। गुजारिश ये है, एक साइड पे आप जागीरदार की एग्जांपल दे रहे हैं तो ये वाला भी एग्जांपल है ना हमारे सामने सर। नहीं वो ठीक है। देखिए बात ये है कि अच्छे भी सोसाइटी में सब अच्छे भी अपना मौजूद हैं, माड़े भी मौजूद हैं, और कोई किस वजह से ऊपर चला गया उसकी क्या वजूहात हैं, मतलब वो तो हमने कुछ नहीं कह सकते। अभी उसकी जायज़ भी हो सकती हैं, नाजायज़ भी हो सकती हैं। लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है, हम कहते हैं कि देखें इंडस्ट्रियलिस्ट एक फैक्ट्री लगाता है, ठीक है, 2 साल 3 साल के उसमें 2 फैक्ट्री होती हैं। एक बंदा एक कॉलोनी बनाता है, अगले साल उसकी उससे बड़ी कॉलोनी जगह ले लेता है, तो उसकी नस्ल, उसके बच्चे जो है ना वो जैसे बड़े होते हैं या ज़्यादा होते हैं, उसके वसाइल भी ज़्यादा होते हैं। एक फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री लगा ली, कॉटन फैक्ट्री है, 7 ऑयल मिल लगा ली, टेक्सटाइल मिल है, 2 फैक्ट्री लगा ली, तो ये उसका होता रहता है। कभी आपने ये देखा है कि जिसका 1 मुरब्बा है और उसके 4 बेटे हैं या उसके 4-5 बेटे हैं या 2 बेटे हैं? होना तो ये चाहिए कि फार्मर भी तरक्की करे, कि जिसके 7 एकड़ हैं या 10 एकड़ हैं या 12 एकड़ हैं या 1 मुरब्बा है, वो आगे 20 साल के बाद जाके वो 5 मुरब्बे का मालिक हो। कभी आपने ये देखा है? वो फार्मर बेचारा तो दूसरी तीसरी नस्ल पे उसकी ज़मीन फारग हो जाती है। तो इसका मतलब है कि उसकी ज़मीन प्रॉफिटेबल नहीं है, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है। सही है, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन फार्मर प्रॉफिटेबल नहीं है, एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं है। हमारे फार्मर की ज़मीन तकसीम हो रही है, वो नई नहीं बना रहा। उसके बच्चे हैं, वो बच्चों की रोज़ी पूरी करने के लिए कभी बेचारे को कोई किसी नौकरी लगवाता है, कोई ना पेस्टिसाइड की दुकान बना के बैठा हुआ है, तो वो भी फार्मर ना। उसे आप कैसे कह सकते हैं कि जो फार्मर नहीं है तो पेस्टिसाइड वाला है? भाई एक बेटा उसका बाप उसकी फार्मिंग कर रहा है, बेटा उसकी पेस्टिसाइड की दुकान खोले बैठा है, दूसरा बच्चा उसका कहीं क्लर्क लगा हुआ है। भाई उसके 7 बच्चे या 6 बच्चे, उसके 10 एकड़ या 12 एकड़ की कमाई नहीं पूरी होती उसकी, वो क्या करे? तो इसलिए ये बड़ी वाज़ेह तकसीम है कि इंडस्ट्रियलिस्ट की इंडस्ट्री बढ़ती है, फार्मर की ज़मीन तकसीम होती है। ठीक है। अच्छा, अभी कोई आपको नियर फ्यूचर में कुछ फार्मर के लिए कोई बेहतरी के चांस नजर आ रहे हैं? हमारा टाइम खत्म हो रहा है, अभी क्विकली जरा इसका कोई चांस नजर आ रहे हैं कि बेहतरी के लिए ज़राअत की? जिस दिन हमारे हुक्मरानों में से किसी को समझ आ गई कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है, और ये अगले साल समझ आ जाएगी, मैं आपको आपके चैनल के तवसत से मैं गुजारिश करता चलूँ कि ये जो गंदम का बहरान चल रहा है सॉरी, ये गंदम का कोई वली वारिस नहीं बनता और गंदम की गलत पॉलिसी है। गंदम फूड सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है, ये ग़िज़ा के साथ जुड़ी हुई फसल है। जैसे अब कैंपेन चलाई जा रही है कि जी अगेती कपास काश्त करें। अगेती जो अब तक ट्रेंड है वो ये है कि 70-80% पिछेती काश्त होती है और 20 से 25% अगेती होती है। अगर आज अगेती फसल हो जाती है, फ़र्ज़ करो कपास 40% हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा,
ठीक है, तो वो जो इन्वायरमेंट का इम्पेक्ट आता है उसका मई जून में, उससे बच जाती है और उसकी पैदावार अच्छी हो जाती है। सही है। अगर इस साल अगेती कपास लगाने वालों की पैदावार अच्छी हुई और उनके पैसे अच्छे मिल गए, तो अगले साल जो मई जून में जो पिछेती फसल लगती है कपास की, वो इसलिए लगती है कि गंदम खड़ी होती है। अब लोग गंदम को मैनेज करेंगे अगले साल के लिए, गंदम को टर्मिनेट करेंगे, गंदम को कम करेंगे और कपास को अगेती करेंगे। अगर ये रुझान पैदा हो गया तो अगला साल 2026 और 27, मैं आपके चैनल के तवसत से बात कर रहा हूँ, हुकूमतों को जो हमारे इस वक्त सरबराह हैं, कि 2026 और 27 फूड क्राइसिस का पहला साल होगा पाकिस्तान में और इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अल्लाह खैर करे जी। मुनीश शमी साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। नज़ीर हम ये था आज का प्रोग्राम, और आप हमने कोशिश की कि जी जो फार्मर्स के जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करें और हुकूमत क्या कर रही है उस पर भी हम बात करें, और मेजॉरिटी यहीं पे आ जाती है कि जी आपके जो एग्रीकल्चर के जो इश्यूज़ हैं और जो फार्मर्स के इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस करने के लिए आपकी ये ऑलमोस्ट कंबाइन है। जो पानी अगर ज़राअत का इशू है, खाद ज़राअत का इशू है, अगर आपकी पेस्टिसाइड खाद ज़राअत का इशू है तो वो फार्मर के साथ भी लिंक्ड हैं, तो कहीं ना कहीं फार्मर भी इफेक्ट हो रहा होता है। इसको ठीक करना है आपने, तो इसके लिए हुकूमत को पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, और वो अभी तक जो है ना जी वो इसमें कुछ सीरियसनेस उनकी किस हद तक नज़र आ रही है, और वो 2026 में मुनीश शमी साहब के बकौल के कि जी बड़ा टफ ईयर होगा अगर ये अभी से इसको इन्होंने राइट स्टेप्स पे, राइट डायरेक्शंस पे इन्होंने फैसले ना किए, तो वो फूड क्राइसिस का चांस है कि अल्लाह पाक अपनी ईमान में रखे जी। सबको कोशिश करेंगे कि जी हम इस पर नेक्स्ट वीक में आने वाले दिनों में एक और प्रोग्राम करें ताकि हम इस पर ज़राअत पे मज़ीद कुछ चीज़ें जो है ना जी वो क्लियर कर सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।